हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 222 एनसीईआरटी की समरी एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में से, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इसका पहला पार्ट है एनसीईआरटी समरी का। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जब भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डिफरेंशिएशन। ग्रोथ में तो सेल की ग्रोथ होती है, यानी सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। डिफरेंशिएशन में सेल्स डिफरेंशिएट होकर परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी प्लांट में ग्रोथ में, प्लांट ग्रोथ का जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है सीड जर्मिनेशन। बिल्कुल, जब सीड जर्मिनेट होगा तब जाकर प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। सीड्स की देखो, बेसिकली अगर हम बात करें तो सीड को आप देखो, एक सीड को नॉर्मली मैं एक ऐसे ही नॉर्मल टेबल्स के सरफेस पे रख दूं तो क्या वो जर्मिनेट करेगा? वो वहां जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जर्मिनेट करने के लिए जिन कंडीशंस की जरूरत है वो कंडीशंस वहां पे हमने उनको नहीं दी। ठीक है, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। यानी कि सीड्स, बेसिकली सीड्स का जर्मिनेशन डिपेंड इस बात पे करेगा कि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है जर्मिनेशन के लिए या नहीं मिल रही। अब अगर सीड को हम फेवरेबल कंडीशंस देंगे जर्मिनेशन के लिए तो वो ऑब्वियसली जर्मिनेट करेगा। लेकिन यही अगर मैं सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस नहीं दूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो सीड है वो अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर लेगा, या फिर आप कह सकते हो कि सीड एक रेस्टिंग स्टेज पर है। उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो एक रेस्टिंग स्टेज पर है फिलहाल। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी किसी भी दिन, तब जाकर जो है वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिज्यूम कर लेगा और ग्रोथ उसमें चालू हो जाएगी और ये सीड फिर जर्मिनेट भी करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सीड्स जो है वो बेसिकली प्लांट्स के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्शन का काम करती है। जो सीड कोट देखा होगा आपने, हर सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स एनी अनफेवरेबल कंडीशन, ताकि उसके अंदर का एम्ब्रियो सर्वाइव कर सके। एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है अबाउट सीड जर्मिनेशन, तो अगर इसको हम स्टडी करें तो ये फिगर आपने बचपन में क्लास में भी पढ़ा रहेगा, 9th-10th का कंसेप्ट है ये। सबसे पहले इन्होंने सॉइल लाइन शो की है। सॉइल लाइन मतलब बेसिक सॉइल का सरफेस, नीचे की तरफ रूट, ऊपर की तरफ स्टेम। सबसे पहले पार्ट में इन्होंने यहाँ पर शो किया है एक कोटाइलिडन। हमें पता है एक सीड के अंदर हमेशा एक कोटाइलिडन प्रेजेंट होता है। तो वेरी जो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ये, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कोटाइलिडन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप कोटाइलिडन। अब आपने सीड का जब स्ट्रक्चर देखा होगा तब आपने उसमें देखा था कि एक सीड में एक तो होता है कोटाइलिडन और एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस का वो पार्ट जो कोटाइलिडन के नीचे लेवल पे रहता है उसको आप क्या कहते हो? हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर रहता है उसको आप कहते हो एपिकोटाइल। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने शो किया सीड कोट। जो सीड रहता है उसके ऊपर जो कोट रहता है बेसिकली वो सीड कोट। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि सीड कोट ने किस तरह से कवर करके रखा हुआ है ताकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया जा सके। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटाइलिडन के नीचे से निकलता है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर मैं टर्म समझूं तो हाइपो का मतलब होता है नीचे, और कोटाइल बड़ा है कोटाइलिडन से, यानी कि कोटाइलिडन के नीचे के लेवल पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो है हाइपोकोटाइल। और इसके ऑपोजिट एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कोटाइलिडन के अपर लेवल पे है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपी मतलब क्या होता है? अपर, ऊपर की तरफ, और कोटाइल मतलब कोटाइलिडन, यानी कोटाइलिडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला पार्ट है दैट इज एपिकोटाइल। रिमेंबर, एपिकोटाइल से हमेशा शूट डेवलप होगा और हाइपोकोटाइल से हमेशा रूट डेवलप होता है। ये सीड के स्ट्रक्चर में हम लोग और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पे बार बार एनसीईआरटी ने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की ही बात यहाँ पर की है। तो ये फिगर एनसीईआरटी ने दे रखा है अबाउट सीड जर्मिनेशन की, किस तरह से सीड जर्मिनेट होकर एक पूरे प्लांटलेट और फिर प्लांटलेट से एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रोथ की बात करें। अगर हम देखो तो सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है उसमें ये पढ़ाया जाता है कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग्स में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो उसमें एक बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है लिविंग बीइंग का, और वो है ग्रोथ की, यानी लिविंग बीइंग्स ग्रोथ शो करते हैं। अब ग्रोथ बेसिकली एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट। किसी भी ऑर्गन का या एक सिंगल सेल का भी या फिर किसी ऑर्गन के पार्ट के अंदर जब साइज इंक्रीज होता है और वो परमानेंट हो और इरिवर्सिबल हो तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ध्यान रखना, ग्रोथ इज ऑलवेज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। किसी ऑर्गन का, ऑर्गन के पार्ट का, या यहाँ तक एक इंडिविजुअल सेल भी ग्रोथ शो करता है। अब एक सेल है, छोटा सा सेल, अभी छोटा सा सेल जब अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो आप उसे भी ग्रोथ की कैटेगरी में डालते हो।
क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ में क्या कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। चार ऑप्शन है अपने पास में, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दोनों या फिर नन। क्या ग्रोथ में कैटाबॉलिज्म होता है या ग्रोथ में एनाबॉलिज्म होता है। अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ग्रोथ कभी होगी जब नए नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो, और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना मतलब कि एनाबॉलिज्म, तो ग्रोथ में एनाबॉलिज्म होता है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, ग्लूकोज का करोगे ब्रेकडाउन, तभी आपको एनर्जी मिलेगी, और ब्रेकडाउन इज ऑलवेज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। समझ आ रही बात। तो ग्रोथ में केवल एनाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होते, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस भी अकम्पनी करते हैं, इसलिए हमारा आंसर है बोथ। नेक्स्ट सवाल है कि लीफ का जब एक्सपांशन होता है तो क्या वो एक टाइप की ग्रोथ है। एक लीफ है, यंग लीफ छोटी सी थी, कुछ टाइम बाद में वो बड़ी हो गई, तो क्या वो ग्रोथ कहलाएगी। हाँ बिल्कुल वो ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि ये जो लीफ का साइज इंक्रीज हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। समझ में आ रही बात। और सेल की साइज बढ़ना भी एक तरह का ग्रोथ कहलाता है। तो यस, एक्सपांशन ऑफ लीफ एक टाइप का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इम्बाइबेशन पढ़ा था हमने हमारी लास्ट समरी सीरीज में, और उसमें हमने बात की थी इम्बाइबेशन की कि किस तरह से वुड जो रहता है जब वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो क्या वो भी ग्रोथ कहलाएगी। अगर हम देखें तो वो ग्रोथ नहीं है, दैट इज जस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और अगर जब आप कुछ टाइम बाद देखोगे, जब वापस कंडीशंस नॉर्मल होती है, जब वहां पे वाटर पोटेंशियल और कम हो जाता है वापस, तो क्या होता है कि वो वुड वापस अपने नॉर्मल साइज पे आ जाती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल, जबकि ग्रोथ रहता है इरिवर्सिबल। तो वुड का पानी में स्वेल हो जाना ग्रोथ की कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर है, आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को। अब प्लांट्स और एनिमल्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट है, जबकि एनिमल्स की ग्रोथ डिटरमिनेट है। एनिमल्स में अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो एक टाइम बाद में हमारी ग्रोथ, जो हमारी हाइट है, वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें हम लोग, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो इनडिटरमिनेट है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो चलता रहता है। क्यों ऐसा, प्लांट्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ग्रोथ इनडिटरमिनेट है और एनिमल्स में ग्रोथ डिटरमिनेट है। तो उसका रीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पढ़ा होगा हमने प्लांट एनाटॉमी के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स है जो हमेशा डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं, और ये डिवाइड होकर बनाते हैं हमेशा परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं होते, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स में हमेशा प्रेजेंट होंगे, और जब वो हमेशा प्रेजेंट होंगे तो हमेशा वो ग्रोथ करके परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एनिमल्स में इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, तो एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो डिटरमिनेट ग्रोथ रहती है, इनडिटरमिनेट नहीं होती। तो देखो इस टाइप की ग्रोथ जिसमें प्लांट की बॉडी में नए सेल्स लगातार बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ इज ऑलवेज ओपन, ग्रोथ हमेशा चालू रहेगा। तो प्लांट्स की इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रोथ दो टाइप की होती है, हम अच्छे से जानते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ और एक है सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत अच्छे से पता है हमें, जब किसी का लेंथ इंक्रीज होता है तब उसे कहते हो आप प्राइमरी ग्रोथ, और यही अगर इसका विड्थ या गर्थ इंक्रीज होता है तो उसे आप कहते हो सेकेंडरी ग्रोथ। ये पिक्चर है एक प्लांट का, इस पिक्चर में देखो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में हमने शो कर रखा है कि प्लांट का हाइट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, दिस वन। तो जब यहाँ पे प्लांट का हाइट इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज प्राइमरी ग्रोथ, और इस एरो ने शो कर रखा है कि प्लांट का विड्थ इंक्रीज हो रहा है या फिर प्लांट की गर्थ मतलब डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक तरह की सेकेंडरी ग्रोथ रहती है। और इसके लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है दोनों ग्रोथ के लिए, वो भी हमें अच्छे से पता है, एनाटॉमी में पढ़ा है हमने कि प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ अपिकल मेरिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम। तो ये चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, और ये बात भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ केवल और केवल जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट्स में होती है, ठीक है, केवल और केवल जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट्स में होती है। मोनोकॉट्स में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, और ये एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। फिर एनसीईआरटी के फिगर पे आते हैं। एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई किया वो देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने शो किया है इस तरफ, नीचे की तरफ इन्होंने शो कर दिया रूट, और ऊपर की तरफ इन्होंने शो कर दिया शूट। चलो ठीक है, शूट में इन्होंने शो किया है कि लेटरल साइड में यानी इस तरफ इन्होंने शो कर रखा है वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको हम अच्छे से जानते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम कब फॉर्म होता है। वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होता है सेकेंडरी ग्रोथ के
वक्त, ये एक तरह का लेटरल मेरिस्टम ही होता है। लेटरल मेरिस्टम का ही एक एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये बाद में जो है सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, इसलिए वेस्कुलर कैम्बियम पे इस तरफ इन्होंने एरो का साइज कैसा कर रखा है, साइड वाइज, मतलब कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सिमिलरली रूट में भी इन्होंने वेस्कुलर कैम्बियम शो कर रखा है और उसके साथ में इन्होंने साइड वाइज ग्रोथ शो की है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ शो की है। शूट के टॉप पे जाऊं अगर मैं, तो ये इन्होंने यहाँ शो कर रखा है अपाइकल मेरिस्टम यानी एपेक्स का मेरिस्टम, और इन्होंने यहाँ पर शो कर रखा है कि प्लांट की हाइट इंक्रीज करने के लिए इन्होंने शो किया हुआ है। और इस तरफ इन्होंने किया है रूट अपाइकल मेरिस्टम, जो कि इसकी लेंथ यानी रूट की लेंथ इंक्रीज करेगा, यानी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपाइकल मेरिस्टम। तो ये फिगर ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये आता है कि ग्रोथ मेजर कैसे करें, ग्रोथ कैसे मेजर करें। अब आपके सामने एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, तो आप उसकी ग्रोथ कैसे मेजर करोगे, आप सीधा सीधा उसका लेंथ मेजर कर लोगे और कहोगे कि सर प्लांट की हाइट इतनी बड़ी तो ये इतनी इसकी प्राइमरी ग्रोथ है, या फिर इसका डायमीटर इतना बड़ा तो ये इसकी सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे मेजर कर ली। बट अगर मैं एक सेल की बात करूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये सेल कितना ग्रो किया, तब आप उसको कैसे मेजर करोगे, तो वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। एक इंडिविजुअल सेल ग्रोथ की बात करूं तो उसका सिंपल सा मीनिंग केवल इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल का साइज किस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि इसके जो प्रोटोप्लाज्म है उसके प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में इंक्रीज आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि सेल का ग्रोथ कितना हुआ है, तब आप कहोगे कि सर सेल का ग्रोथ हुआ अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से। पर सर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कैसे कैलकुलेट करें कि कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, वो हम लोग वो कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता, डायरेक्ट मेजरमेंट्स उसका नहीं है। इसलिए हमने कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए हैं जिससे हम लोग ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश वेट और ड्राई वेट। हमने इकोलॉजी वाला जो यूनिट है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि फ्रेश वेट और ड्राई वेट में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेश वेट में जब भी किसी चीज का बोलता हूँ तो एक सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं, मैंने इस प्लांट के इतने से पार्ट को कट किया। अब जब मैंने इसको कट किया, अब मैं जब इसको वे करूंगा तो इसका जो वेट आएगा वो है इसका फ्रेश वेट, और यही इसमें से जब मैं पूरा वाटर निकाल दूं, यानी इसको मैंने पूरा ड्राई कर दिया, तब जो इसका वेट आएगा वो आएगा ड्राई वेट। तो यस, किसी भी पार्ट का फ्रेश वेट, उसका ड्राई वेट, उसका लेंथ चेक करना, उसका एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है वो ग्रोथ का एक पैरामीटर है, उसका वॉल्यूम, यस वॉल्यूम भी उसका ग्रोथ का पैरामीटर है। एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल का वॉल्यूम कितना बड़ा है वो उसका ग्रोथ रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ तक कि सेल का नंबर भी बताएगा कि ग्रोथ कितनी हुई है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग ग्रोथ मेजरमेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी कह रही कि मेज के रूट अपाइकल मेरिस्टम की बात करूं तो एक सिंगल अपाइकल मेरिस्टम का सेल 1 घंटे में 17,500 नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी 1 घंटे में एक सेल से कितने सेल्स बने, 17,500। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने ग्रोथ कैसे मेजर की, बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के नंबर से। सिमिलरली एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि वाटरमेलन के अंदर जो सेल्स है उनका साइज 3.5 लाख टाइम्स बढ़ सकता है, कितना, 3,50,000 टाइम उस सेल का साइज इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ग्रोथ का पैरामीटर क्या रखा, हमने यहाँ पे हमने पैरामीटर रखा उसका साइज। पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब हमें पता है जब जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पे पोलन का तो उससे पोलन ट्यूब बनती है, फिर वो पोलन ट्यूब धीरे 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 नीचे ओवरी की तरफ पहुंचती है। तो उस पोलन ट्यूब का ग्रोथ मेजर करना हो तो आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, उससे पता चल जाएगा। सिमिलरली एक लीफ है, तो लीफ का ग्रोथ देखना हो तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर लो कि कितना एरिया में वो बढ़ी है। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन हम लोग एंड में और करेंगे। चलिए फिर फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे कि जब ग्रोथ होती है बेसिकली, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि रूट का ग्रोथ हो रहा है, तो वो जो रूट का ग्रोथ है वो कौन से अलग अलग फेजेस में होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो टोटल 3 फेजेस है ग्रोथ के जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा है एलोंगेशन फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। अगर मैं बिना कुछ पढ़े केवल पहले इन वर्ड्स का मीनिंग देख लूं तो मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला फेज कह रहा है मेरिस्टेमेटिक फेज, जो क्लियर ये बता रहा है कि इस फेज में मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिवीजन होगा और नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है एलोंगेशन फेज, यानी सेल्स का होगा एलोंगेशन, सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सेल्स का नंबर नहीं बढ़ रहा, सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। देखो सेल का नंबर बढ़ेगा तो भी ग्रोथ होता है, सेल का साइज बढ़ेगा तो भी ग्रोथ होता है। मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल का नंबर इंक्रीज होगा, एलोंगेशन फेज में सेल का
साइज इंक्रीज होगा। और तीसरा फेज वो कह रहा है मैच्योरेशन फेज, यानी इसमें सेल मैच्योर हो जाएगा। सेल मैच्योर हो जाएगा कैसे? एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिफरेंशिएट होके बन गया परमानेंट सेल, तो वो कहलाता है सेल का मैच्योरेशन। जैसा हमने सबसे पहली लाइन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हमने क्या कहा था कि एक तो डेवलपमेंट में दो चीजें आती है, एक आता है ग्रोथ और एक आती है डिफरेंशिएशन। तो मैच्योरेशन इज डिफरेंशिएशन और ग्रोथ इज मेरिस्टेमेटिक एंड एलोंगेशन फेज। एक पिक्चर के थ्रू मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। ये एक एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि टाइम टी पे जो ये सीड का जर्मिनेशन हो रहा था ये था टाइम टी पे, और कुछ टाइम बाद यानी t1 टाइम पे ये जो है इसका लेंथ कुछ इतना इंक्रीज हुआ, कुछ ऐसा समझ लो आप इसको। पहले इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, अब इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, मैंने कुछ पॉइंट मार्क कर लिए यहाँ पे। इसको मैंने रखा पॉइंट ए, फिर नेक्स्ट रखा मैंने पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी, फिर पॉइंट डी, पॉइंट ई, एफ और पॉइंट जी। ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप ऐसा कर लो कि आपने एक परमानेंटली पॉइंट से इसको मार्क कर दिया। ग्रोथ होगा तो आपका मार्क वहीं पे रहेगा, आपका मार्क कहीं नहीं जाएगा। फिर आप उस ग्रोथ को देखो। अब जब कुछ टाइम बाद में इन्होंने यहाँ पे इतनी शो किया है ग्रोथ, तो ये पॉइंट ए यहाँ पर है, फिर यहाँ पे पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ इस तरह से पैरेलल लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे गौर से देखो, ई एफ जी, ये जो ई एफ जी वाली लाइन्स है इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस गैप नहीं है, यानी कि जो दो पॉइंट्स थे मैंने ई एफ जी मार्क किए, तो कुछ टाइम बाद में जब ग्रोथ हुई तो इस ई एफ जी में ज्यादा डिस्टेंस नहीं आया। लेकिन आप नोट करो यहाँ पर बी और सी पॉइंट बहुत दूर हो गए, सी और डी पॉइंट बहुत दूर हो गए, और डी और ई पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो गए। यानी मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे हुई है? मैक्सिमम ग्रोथ हुई है इन एरियाज में, जो कि हमें क्लियर देखने को मिल रही है। ई एफ जी वाले एरिया में हमें कम से कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्योंकि पॉइंट्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं आया, जबकि इन पॉइंट्स के बीच में ज्यादा गैप आया, यानी ग्रोथ यहाँ पर सबसे ज्यादा हुई है। यहाँ पर मैं अगर मार्क करूं तो जो सबसे इनिशियल यानी जो सबसे एपेक्स पे जो है उसको आप कहते हो मेरिस्टेमेटिक फेज। आपने पढ़ा होगा, रूट एनाटॉमी के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि रूट में जो सबसे नीचे वाला पोर्शन रहता है उसी को आप कहते हो मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन से वहां पर ग्रोथ होती है। तो जो सबसे टिप पर जो फेज रहता है उसको आप कहते हो मेरिस्टेमेटिक फेज। फिर उसके ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो फिर आप उसको कहोगे एलोंगेशन फेज, सेल्स एलोंगेट होंगे, और उसके ऊपर होगा सेल का मैच्योरेशन फेज। अब देखो मैच्योरेशन फेज, क्योंकि वहां पर केवल और केवल क्या हो रहे हैं? सेल्स मैच्योर होकर परमानेंट हो रहे हैं, मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए इन पॉइंट्स के बीच में आपको ज्यादा गैप दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। मेरिस्टेमेटिक फेज में कांस्टेंट डिवीजन होता रहता है सेल्स का, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे होगा ये हमेशा, बिल्कुल सही बात है। सेल्स रिच इन प्रोटोप्लाज्म विद लार्ज एंड कॉन्स्पिकुअस लार्ज न्यूक्लियाई। अब इस तरह के सेल्स होंगे उसमें बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस काफी लार्ज और कॉन्स्पिकुअस मतलब होता है जो क्लियरली दिखाई देता है। अब सेल्स क्यों रिच है इतना प्रोटोप्लाज्म में? बिकॉज इनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, और कंटिन्यूसली डिवाइड करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, इसलिए इनके प्रोटोप्लाज्म में की जो सेल्स है वो उसमें अच्छा खासा रिच रहता है ताकि एनर्जी ज्यादा ज्यादा बनाई जा सके। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फीचर, या फिर वो सारे सेल्स जो फटाफट डिवाइड होते हैं उनमें केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल उनमें देखने को नहीं मिलती। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये हमेशा थिन होती है, सेल्यूलोजिक होती है, यानी सेल्यूलोज की बनी होती है, और बहुत सारे इनमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है। इन सब के बारे में आप लोग ऑलरेडी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो कैरेक्टर्स है प्लांट एनाटॉमी में हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज मेरिस्टेमेटिक फेज के जस्ट ऊपर वाला फेज है। सेल्स प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक फेज, प्रॉक्सिमल मतलब उसके ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेल का एनलार्जमेंट होता है, सेल का एलोंगेशन होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। अब सेल का एनलार्जमेंट होगा तो नए सेल वॉल का डिपोजिशन भी होता है और इंक्रीज वैक्यूलेशन होता है, यानी कि वैक्यूल्स बनने लगते हैं, वैक्यूल्स का साइज बढ़ने लगता है। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? अब मैच्योरेशन फेज कहाँ प्रेजेंट है? एलोंगेशन फेज के भी प्रॉक्सिमल में, और सेल्स मैक्सिमम साइज अब मैच्योरेशन फेज में अचीव कर लेंगे। इससे मैक्सिमम साइज सेल्स ज्यादा मैच्योरेशन फेज से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। वॉल की थिकनिंग और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे। अब ये जो हमने टेक्निक डायग्राम में देखा था, इस टेक्निक का नाम हमने रखा है पैरेलल लाइन टेक्निक। और इस पैरेलल लाइन टेक्निक में जोन ए बी सी डी में सबसे ज्यादा एलोंगेशन शो हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरिस्टेमेटिक और एलोंगेशन फेज प्रेजेंट है।
मेरिस्टेमेटिक में सेल्स मल्टीप्लाई होकर ग्रोथ कर रहे हैं, एलोंगेशन फेज में सेल्स एलोंगेट होकर ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम ग्रोथ इन दो जगह पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करता हूं ग्रोथ रेट की। अब सिंपल सी बात है, हम जब भी किसी भी यूनिट के पीछे या किसी भी टर्म के पीछे रेट लगा देते हैं, मतलब कि हम उसको अब टाइम के साथ में रिलेट करेंगे, तो जो ग्रोथ पर यूनिट टाइम हो रही है उसको आप कहते हो ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, ध्यान से सुनना, अब मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने पहले भी पढ़ रखी है इकोलॉजी वाले चैप्टर में एक बार, तो सेम चीज हम यहाँ पे वापस पढ़ रहे हैं। देखो ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पहले मैं बात करूंगा अर्थमेटिक ग्रोथ की, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। एक सेल है, सेल का हुआ माइटोटिक डिवीजन, तो जब माइटोटिक डिवीजन हुआ तो उससे दो सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। अर्थमेटिक ग्रोथ तब होती है जब एक सेल से जो दो सेल बने उसमें से एक सेल अब डिवाइड नहीं करेगा, वो डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो गया, लेकिन जो दूसरा सेल है वो डिवीजन कंटिन्यू करेगा। अभी दूसरा सेल डिवीजन करके दो और सेल बनाएगा, जिसमें से एक सेल वापस डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो गया और एक नया सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसकी वजह से कुछ इस तरह का आपको फिगर देखने को मिलेगा, यानी कि इनिशियली मेरे पास थे दो सेल, उन दो सेल में से एक सेल हो गया मैच्योर और अब डिवाइड नहीं करेगा और एक सेल वापस डिवाइड करेगा, यानी कितने नए सेल बने, एक नया सेल बना। कितने? एक नया सेल बनेगा क्योंकि एक ही सेल डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे कितने सेल्स बन गए? 3। फिर इन 3 में से केवल अब जो नया डिवीजन हुआ उसमें से भी एक डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाएगा और केवल एक सेल डिवाइड करेगा, तो 3 से हो जाएंगे 4 सेल, फिर 4 से हो जाएंगे 5 सेल और 5 से हो जाएंगे 6 सेल, यानी सेल्स कुछ इस तरह से बढ़ेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी ग्रोथ कैसी हो गई? कांस्टेंट ग्रोथ हो गई। ग्रोथ कैसी है? कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यानी जब कांस्टेंट ग्रोथ होगी यानी कि तब मुझे ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा? हमें हमेशा ग्राफ मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। हमने अच्छे से पढ़ा है, जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इस फिगर में एनसीईआरटी ने वाई एक्सिस पे लिया है प्लांट की हाइट, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम। और अगर मैं अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करूं तो ये अर्थमेटिक ग्रोथ कैसी रहेगी? हमेशा कांस्टेंट, जिसकी वजह से मुझे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इन्होंने जो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे वो देखो आप, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी का मतलब क्या हो गया? कुछ टाइम बाद जो फाइनल ग्रोथ है वो एल टी है। एल ओ मतलब इनिशियल ग्रोथ, यानी जब टाइम 0 था तब ग्रोथ कितनी थी, और आर जो है वो है हमारी ग्रोथ रेट या फिर एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना एलोंगेशन या हाइट कितनी बड़ी है प्लांट की। तो इस फॉर्मूला से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये तब जब अर्थमेटिक ग्रोथ हो। अब मैं बात करता हूँ ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। देखो अर्थमेटिक ग्रोथ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है कि कोई रूट अगर कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही हो तो वो हमेशा अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल होगा। बहुत बिल्कुल क्लियर सी बात है, जहां पे भी कांस्टेंट रेट दिखेगी ग्रोथ की वो हमेशा अर्थमेटिक ग्रोथ कहलाएगी। नेक्स्ट बात करता हूं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कैसा ग्रोथ है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में डिफरेंस क्या है ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक में? ज्योमेट्रिक ग्रोथ में माइटोटिक डिवीजन हुआ, यहां भी दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अर्थमेटिक ग्रोथ में एक डॉटर सेल डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो गया, अब डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो दो सेल्स बने वो दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे। अब जब दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे तो जो नए नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे वो उससे डबल बनेंगे। कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी अगर आपने शुरुआत की 2 से, दोनों सेल्स डिवाइड होंगे तो बनेंगे 4, चारों सेल्स डिवाइड होंगे तो बनेंगे 8, फिर 16 और फिर 32। तो ये होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, 2, 4, 8, 16, 32, 64। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये डिफरेंस है अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा। कुछ इसी तरह का ग्राफ आपने इकोलॉजी यूनिट के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ में भी पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह के जो कर्व है इसको आप क्या कहते हो? एस कर्व या सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड मतलब क्या होता है? एस शेप्ड। तो कुछ इस तरह से एस शेप्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 फेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है लेग फेज। लेग फेज मतलब जो शुरुआत होती है ग्रोथ की वो होती है लेग फेज, यानी धीरे धीरे बढ़ना। सेकंड आएगा एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 कुछ इस तरह से। और फिर तीसरा आएगा स्टेशनरी फेज। अभी स्टेशनरी फेज क्यों आएगा वो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले देखो लेग फेज। लेग फेज यानी जो शुरुआत की इनिशियल स्लो ग्रोथ है उसको आप लेग फेज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फेज जो रैपिड ग्रोथ होगी इसको आप लॉग फेज भी
कह सकते हो। सेम टर्म्स हम लोगों ने इकोलॉजी वाले यूनिट में भी यूज किए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब ध्यान से सुनना, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, कुछ इसी तरह का हमने डिस्कशन किया पॉपुलेशन ग्रोथ में भी। देखो, क्या सेल्स एक लंबे टाइम तक इस तरह का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर सकते हैं? नहीं शो कर सकते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब प्लांट को जितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स को जितना ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो अनलिमिटेड है, या फिर जितना स्पेस है लिमिटेड है सब कुछ। तो जब रिसोर्सेस धीरे धीरे लिमिटेड होने लगेंगे तो मतलब अब जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकती, और अब ये ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टेशनरी, यानी रुक जाएगी। इससे ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। क्लियर है चीज? लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई है तो ग्रोथ वापस स्लो डाउन हो जाती है और स्टेशनरी हो जाती है, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। और इसका जो फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का वो है W1 इक्वल्स टू W0ERT। W1 यानी कुछ टाइम बाद में जो साइज है यानी फाइनल साइज, और WO मतलब जो इनिशियल साइज है यानी जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, जब आपने इसको एग्जामिनेशन शुरू किया उसकी। R मतलब क्या हो गया? ग्रोथ रेट, T इज टाइम, और E हमें पता है जो लॉग रहता है उसका बेस। तो कुछ इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वो सारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ रहती है। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, यानी इसकी मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो यही ज्योमेट्रिक ग्रोथ रहती है। इकोसिस्टम में भी हमने जब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की उसमें भी हमने कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ में ये जो ग्रोथ रहती है, इस तरह की ग्रोथ रहती है, वही हमारी एक प्रैक्टिकल ग्रोथ है जो हमें हर बार देखने को मिलती है। सिग्मोइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, बिकॉज एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको हमेशा लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई ही मिलेगी। नेक्स्ट टर्म है एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब समझो क्या होता है? प्लांट जब ग्रो करेगा तो नया प्लांट मटेरियल बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ मतलब क्या? नए प्लांट मटेरियल का फॉर्मेशन। तो एक प्लांट ग्रोथ के वक्त उसका जो एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, उसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स, यानी कितना एफिशिएंटली प्लांट ग्रोथ कर रहा है। और जो नया मटेरियल बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी ग्रोथ रेट पे, यानी कि एक्चुअल में जो उसकी ग्रोथ रेट है वही उसकी एफिशिएंसी इंडेक्स शो करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। पिछले जो दो डायग्राम्स थे वो भी एनसीईआरटी के ही थे जो हमने डिस्कस किए। इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने बताया है अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस की, किस तरह से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और अर्थमेटिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ध्यान से देखो, शुरुआत करता हूं मैं एक सिंगल जाइगोट से। सिंगल जाइगोट था हमारे पास में, ठीक है। अब ये जाइगोट का डिवीजन शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक से बन गए 2 सेल, 2 से बन गए 4 सेल, 4 से बन गए 8 सेल, ये पीछे की तरफ है 4 और जो दिखाई नहीं देते, फिर 8 से बन गए 16 सेल। तो ये किस तरह की ग्रोथ है? ये ग्रोथ है ज्योमेट्रिक फेज वाली ग्रोथ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अब कुछ टाइम बाद में क्या होगा? हमने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा है कि इनिशियली जो क्लीवेज रहता है जाइगोट के डेवलपमेंट में, ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं, एनिमल्स में, तो उस क्लीवेज की वजह से मोरूला ब्लास्टोला स्टेज तक तो सारे के सारे सेल्स डिवाइड करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? सेल्स जो हैं वो सेल्स में से कुछ सेल्स डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन शुरू करने के बाद में वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे उसके बाद में और कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, यानी हम लोग किस फेज में आ गए? अर्थमेटिक फेज में आ गए, जिसमें कुछ सेल्स, अब इन्होंने जो डार्क ब्लू कलर में शो कर रखे हैं, ये सेल्स अभी भी डिवीजन शो करके नए सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो सेल्स है जो हमने लाइट ब्लू में शो किए, ये सेल्स अब डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अब नए सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो अब कौन सी ग्रोथ होगी? अर्थमेटिक प्लस ज्योमेट्रिक। और इनिशियल जो जाइगोट डेवलपमेंट हुआ था उसमें आपको केवल देखने को मिली थी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट यहाँ पे सिखाने को मिल रहा है कि ग्रोथ रेट के 2 टाइप्स क्या क्या है। इन 2 लीव्स को देखो, ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं पहले बात करूंगा लीफ ए की। यहाँ पे 2 लीफ शो कर रखी है हमने, लीफ ए और लीफ बी। अब यहाँ पे जो 2 लीव्स हैं इनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लीफ ए की मैं बात करूं, इनिशियली लीफ ए का साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ टाइम बाद में ये बढ़ के हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लीफ बी की बात करूं, लीफ बी का साइज इनिशियली था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और कुछ टाइम बाद में बढ़ के हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, देखने का नजरिया अलग अलग है। कैसे? पहली बार में अगर मेरा एक आइडिया ये कह रहा है कि लीफ ए
5 सेंटीमीटर स्क्वायर थी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, यानी मैं कह सकता हूँ देखो साइज इसकी डबल हो गई, साइज इसकी डबल हो गई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ग्रोथ क्या हो गई इसकी डबल। जबकि लीफ बी की बात करूं तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि सिर्फ 5% ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पर मिली है। क्लियर है? 10%, 50 से जब 55 होगा तो 10% है, यानी कि लीफ बी में 10% ग्रोथ है और जबकि लीफ ए में 100% ग्रोथ है, क्योंकि साइज डबल हो गया। तो एक तो मेरा नजरिया ये हो गया। दूसरे नजरिया से अगर मैं देखूं तो लीफ ए में कितना साइज बढ़ा, तो आप कहोगे कि सर पहले 5 था अब 10 है, यानी साइज कितना बढ़ा सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड लीफ में सर 55 अब है, 50 पहले था, यानी यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आप कहोगे कि सर ग्रोथ रेट तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है। तो एक तो हो गई ये ग्रोथ रेट, एक कैसी हो गई कि सर इसकी डबल ग्रोथ हुई है और उसकी केवल 10% ग्रोथ हुई है, तो ये हो गई दूसरी टाइप की। तो इसी बेस पे हम लोग दो अलग अलग देखते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, क्या है एब्सोल्यूट, यानी इसमें हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं कि हम लोग कि पर यूनिट टाइम में टोटल ग्रोथ कितना हुआ। जबकि रिलेटिव ग्रोथ रेट में हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे किससे करेंगे, इनिशियल वाले से। किससे, इनिशियल वाले से। एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं आपको। देखो दोनों लीव्स में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी है, सेम, क्योंकि दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ कितना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी वाली लीफ को छोड़ो, उसके साथ में उसका रिलेशन देखो ही मत आप तो बस ये बताओ कि कितना ग्रोथ हुआ, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड लीफ में तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों की क्या है, सेम है। और यही अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट को कंपेयर करूं, मतलब मुझे उसको इनिशियल साइज से देखना पड़ेगा। ए अपने इनिशियल साइज से डबल हुआ, बी अपने इनिशियल साइज से केवल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, यानी 10% बढ़ा। इसका मतलब जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों की क्या है, सेम। इसलिए डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में आपको हमेशा जो है मेजरमेंट और जो कंपैरिजन रहता है वो टोटल ग्रोथ का रहता है पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में टोटल ग्रोथ कितनी हुई, इनिशियल कितनी थी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप तो मुझे बताओ टोटल ग्रोथ कितना है। रिलेटिव ग्रोथ रेट में ये कह रहा है कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, फॉर एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, यानी जो इनिशियल जो पैरामीटर था उसका, इस केस में एरिया, तो इनिशियल के रिलेटिवली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसको कहते हो रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ए की ज्यादा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ए और बी दोनों की सेम है। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर ग्रोथ, यानी कौन कौन सी कंडीशंस है प्लांट के लिए जिससे वो ग्रोथ करेगा। तो अगर हम बात करें रोल ऑफ वाटर की, यानी वाटर का क्या रोल रहता है ग्रोथ में, तो देखो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट सेल्स का जो साइज इंक्रीज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि किस तरह से जब सेल के अंदर जब वाटर एंटर करता है तो ये वाटर की वजह से जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक टर्गर प्रेशर लगता है और उस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल का एनलार्जमेंट होता है। तो ये तभी हो पाएगा जब वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर की डेफिशिएंसी में ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो टर्जिडिटी एक्सटेंशन ग्रोथ में हेल्प करती है। इसके अलावा प्लांट्स में जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो रही है वो सारे के सारे के लिए मीडियम जरूरत होता है और वो मीडियम हमारे लिए वाटर है। प्लांट ग्रोथ और फिर उसके आगे का डेवलपमेंट, यानी कि डायरेक्टली क्लोजली लिंक्ड है किसके साथ में, प्लांट के वाटर स्टेटस के साथ में। और ये काफी चीज आप लोगों को, ये चीज तो शायद चाइल्डहुड से ही क्लियर होगी कि बिना वाटर के प्लांट्स का ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का वही रोल है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है कि वो रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन की हेल्प से मेटाबॉलिक एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिएंट्स का रोल बहुत अच्छे से हमें पता है, प्रोटोप्लाज्म की कंप्लीट सिंथेसिस में जो है न्यूट्रिएंट्स रोल प्ले करते हैं। तो बस दैट्स इट, यही थे स्टार्टिंग जो है इस चैप्टर की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अब आप जाकर अच्छे से इस चैप्टर की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताओ और बहुत जल्द हम इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।